जी, अस्सलाम वालेकुम सारियत। मैं अली आबिद हूँ और मेरा सवाल से ये है कि इंडिया ने आर्टिकल जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया है उसके बाद हमारी क्या स्ट्रेटजी है। हमने 48 में भी कश्मीरियों की हेल्प की, 65 में की, फिर हम सियाचिन पे मतलब कश्मीर ही की वो एज था उस पे हम अपनी फ़ौज भेज के उसको हमने डिफेंड किया हुआ है। फिर कारगिल की वॉर हुई। तो अब इसका सलूशन क्या है हमारा, मिलिट्रीली भी और स्ट्रैटेजिकली भी और पॉलिटिकली भी? इसके ऊपर काइंडली थोड़ी सी रोशनी डालें। जी वालेकुम अस्सलाम अली आबिद, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं लेकिन कमेंट्स के अंदर पूछते हैं, लाइव सेशन में कभी ऐसा सच उन्होंने पूछा नहीं है। तो इट्स गुड कि आपने ये क्वेश्चन हमें भेजा है। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है उनको चार पार्ट्स के अंदर मैं डिवाइड करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले आपने बोला कि आर्टिकल 370 35A को अबॉर्ट किया पाकिस्तान का, उसके ऊपर क्या रिएक्शन है। दूसरा आपने बोला कि जो हेल्प हमने उनको 1948 में दी, 65 की वॉर में, कारगिल के अंदर, सियाचिन का जो डिस्प्यूट है, ये जो हमारा कश्मीर से कनेक्शन है जिसकी बदौलत हमारी इंडिया से तकरीबन 4 जंगें हो चुकी हैं ऑफिशियली, इसका क्या इसके ऊपर इम्प्लीकेशन आती है। तीसरा कि इसका फौजी हल क्या है, और चौथा कि ये इसका पॉलिटिकल हल क्या है। तीसरे और चौथे को मैं कंबाइन कर दूंगा। सबसे पहले आता हूँ आपके पहले सवाल की तरफ कि आर्टिकल 370 और 35A को जो अबॉर्ट किया इंडियंस ने 31 अक्टूबर 2019 को, और ये तकरीबन आप कह लें कि जब से नेहरू साहब की शेख अब्दुल्ला के साथ कमिटमेंट हुई है तब से ही ये चला आ रहा था। ये बेसिकली एक स्पेशल स्टेटस प्रिंसली स्टेट्स को देना था। इस तरह की चीज़ें, कमिटमेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी बहावलपुर स्टेट है, कलात है, फाटा है। फाटा तो अभी आके पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर तरीके से जम हुआ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर है, और आप कह लो सवात है। तो इन सारों के साथ भी इसी तरह की, इसी नौयत की, नॉट टू द सेम डिग्री लेकिन इसी नौयत की कमिटमेंट्स हुई थी। तो इसके अंदर वही के स्पेशल स्टेटस क्या था कि जी 6 साल की असेंबली होगी, डूल नेशनैलिटी यानी कश्मीरी अपनी नेशनैलिटी जो है ये एक तरह से तो वर्कबल नहीं हुई। दूसरी ये कि इनका सेपरेट फ्लैग है, और इस तरह की चीज़ें कि जी बाहर का बंदा जो है वो कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी लैंड बाय नहीं कर सकता। अगर कश्मीरी लड़की किसी बाहर के स्टेट के इंडियन के साथ शादी करेगी तो उसकी जो कश्मीरी नेशनैलिटी है वो रिवोक हो जाएगी। ऐसी ही बेसिक चीज़ें, कोई इतनी कोई बम चीज़ ये 370 आर्टिकल नहीं थी जिसके ऊपर कश्मीरियों ने 75 साल के अंदर कोई अपना स्टेट बना लिया हो। फिर भी वो एक तरह से इंडिया के ही, और इंडिया ही उनके ऊपर रूल कर रहा था, क्योंकि इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन की पहली रेजोल्यूशन जिसमें यह था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो वापस चली जाएगी इलाकों से, ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी जो है कश्मीर की उसके अंदर से, और इंडिया वहाँ लिमिटेड फोर्स रखेगा। लिमिटेड का मतलब ये नहीं था कि इंडिया वहाँ 10 लाख फ़ौज ला के खड़ी कर देगा और 75 साल तक वो 10 लाख फ़ौज उधर ही होगी। उसका मकसद ये था कि बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंडिया वहाँ एक लिमिटेड क्वांटिटी फ़ौज रखेगा जिसका काम होगा कि वो प्लेबिसाइट करवाएंगे, और प्लेबिसाइट के अंदर फिर कश्मीरी इस चीज़ को चूज़ करेंगे कि उन्होंने इंडिया के अंदर जाना है या पाकिस्तान के अंदर। ये बात मैं आपको ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को यूनाइटेड नेशन ने पहले ही पाकिस्तान के अंदर कंसिडर कर लिया हुआ था। इस रेजोल्यूशन को आप गौर से पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का भी कोई रेफरेंडम होगा, ना उसका इस पूरी रेजोल्यूशन के अंदर कोई जिक्र है। जिक्र है तो जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसमें श्रीनगर, ये कश्मीर वैली आदि जो इंडिया वाली साइड के ऊपर है, जम्मू का इलाका और लद्दाख का इलाका, ये 3 एरियाज उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि 370 आर्टिकल को अबॉर्ट कर दिया, 35A को अबॉर्ट कर दिया। ये असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि 2019 में इंडिया ने जो इस कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो यूनियन टेरिटरी इनको डिक्लेयर कर दिया और इनके अंदर जो गवर्नर राज लगा दिया, इसका 370 और 35A से कोई लेना देना नहीं। ये असल काम जो उन्होंने किया कि इनकी जो असेंबलीज थी, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सारों को 2019 इल्ला अल-यौम यानी आज की तारीख के अंदर भी उसको इन्होंने यूनियन टेरिटरी के अंदर रखा हुआ है। गवर्नर राज, गवर्नर के ऑर्डिनेंस के ऊपर सारा कुछ चल रहा है, और उनके जो जितनी भी रिप्रेजेंटेशन थी कश्मीरियों की, जो उनके एमपीए थे, जो एमएलए कहते हैं, जो उनके लोकसभा और सारे जितने भी राज्यसभा के मेंबर थे, सेनेट जिसको हम जैसे कहते हैं, कि वो सारे के सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए। और ये एक ड्रैकोनियन रूल उनके ऊपर उन्होंने
तकरीबन 4 साल से इम्पोज किया हुआ है। हम जाते हैं आर्टिकल 370 और 35A की तरफ। ठीक है, वो भी गलत हुआ क्योंकि ये ऑक्युपाइड लैंड है। इसके अंदर कश्मीरी जो हैं वो अपने फ्रीडम के लिए वो लड़ रहे हैं 75 साल से। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन जो उससे ज़्यादा बड़ा इन्होंने मसला किया वो ये किया कि 4 साल से इन्होंने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करके, यूनियन टेरिटरी बेसिकली कैपिटल्स होते हैं या फिर चंडीगढ़ है इनके अंदर, तो इन्होंने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करके उसको गवर्नर राज के नीचे, गवर्नर के ऑर्डिनेंस के नीचे रखा हुआ है। कोई कानून नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं। देखिए, कमिंग टुवर्ड्स योर पॉइंट, हमें 370 इन्होंने अबॉर्ड किया, 35A अबॉर्ड किया। मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दिस इज़ टोटली माई पर्सनल ओपिनियन। ये गलत भी हो सकता है, तो मैं आपको जो भी बात इसके अंदर जवाब दूंगा ये मैं सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियन और अपनी स्टडी के मुताबिक आपको मैं ये जवाब दूंगा। देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, साफ ज़ाहिर है हम कहेंगे कि ये 370 क्यों इन्होंने अबॉर्ड किया, 35A क्यों किया, इसका स्पेशल स्टेटस था। और ये स्पेशल स्टेटस इनका यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के थ्रू चल रहा था, क्योंकि जब तक प्लेबिसाइट नहीं होता ये इस चीज़ को डिसाइड करने वाले कोई नहीं है, ये इस चीज़ को डिसाइड करने वाले कोई नहीं है कि ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। यही हमने प्रोटेस्ट रेज किया कि भाई तूने प्लेबिसाइट तो कराया नहीं यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से, 75 साल से हम तुझे बोल रहे हैं प्लेबिसाइट करा, बाकी किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के अलावा, तो फिर आपने प्लेबिसाइट करवाया नहीं है और आपने उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म भी कर दिया है, उनको अपनी तरफ से अपने दिमाग में इंडिया के अंदर मर्ज भी कर दिया है, हर चीज़ कर दिया है। वो ऊपर से 4 साल से उनके ऊपर आप गवर्नर राज लगा के आपने रखा हुआ है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? व्हाई हैव यू डन दिस? इस चीज़ को हम प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे डिफ़र करूँगा कि आप अब मुझे ये बोले कि 370 उन्होंने किया, एक इंटरनली उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसकी बाहर की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, उस डॉक्यूमेंट रिलीज़ करने के ऊपर आप इंडिया के ऊपर हमला कर देते। तो ऐसे नहीं है। इंडिया को भी ये चीज़ पता है कि हम 75 साल से इंडिया के साथ 4 जंगें कश्मीर के ऊपर लड़ चुके हैं। ये सारी जंगें जो पाकिस्तान इंडिया की हुई हैं, किसी लाहौर के ऊपर नहीं हुई, किसी सियालकोट के ऊपर नहीं हुई, किसी कराची के ऊपर नहीं हुई, किसी कोयटा के ऊपर नहीं हुई। ये 4 की 4 जंगें पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज इंडिया से कश्मीर के ऊपर लड़ चुकी है। और अगर इंडिया ने ये प्लेबिसाइट नहीं कराना तो फिर आगे 5वीं भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इंडिया आर्टिकल 370 रिवोक करे। उसने ये आर्टिकल बनाया, हमने नहीं माना। शेख अब्दुल्ला के साथ बैठ के उसने ये आर्टिकल बना दिया, नेहरू ने। उसने ये आर्टिकल तोड़ा, हमने नहीं माना। हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है 1948 के कराची एग्रीमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है, जिसके ऊपर हमारी सीज़ फायर लाइन है कि बेटा आप इसको हल नहीं करोगे तो अपनी 15 लाख में से 10 लाख आर्मी तो कश्मीर से निकाल नहीं पाएगा। बेयर द कॉस्ट दैन। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ के 48, 65 सियाचिन, कारगिल। इनको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ लेकिन ब्रीफली। देखिए मेरी बात सुने, 1948 की जो जंग हमने, उसके बाद हमारी क्या स्ट्रेटजी है। हमने 48 में भी कश्मीरियों की हेल्प की, 65 में की, फिर हम सियाचिन पे, मतलब कश्मीर ही की वो एज था, उस पर हम अपनी फ़ौज भेज के उसको हमने डिफेंड किया हुआ है। फिर कारगिल की वॉर हुई। तो अब इसका सलूशन क्या है हमारा? देखिए, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे सुनना चाहते हैं, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया ये जो प्रोसेस कर रहा है एथनिक डिवीजन्स का, लिंग्विस्टिक डिवीजन्स का, ये इंडिया आज से नहीं कर रहा, काफ़ी देर से कर रहा है। उसने हरियाणा लिंग्विस्टिक डिवीज़न के ऊपर बनाया, जो मैसूर था उसको उसने लिंग्विस्टिक डिवीजन्स के ऊपर उसने डिवाइड किया। इसी तरह अगर अब आके उसने कश्मीर को एथनिक डिवीज़न कर दिया है कि कारगिल और लद्दाख को तो कंबाइन कर दिया है, जम्मू और कश्मीर को कंबाइन किया है, लेकिन बेसिकली वो जम्मू को भी अलहदा करना चाहते हैं क्योंकि जम्मू में बेसिकली डोगराज ज़्यादा हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, उनके टेम्पल्स जम्मू के अंदर हैं सारे, जो पुराने उनके एंशिएंट टेम्पल्स हैं। तो ये कोई एज सच कोई इतनी को बुरी बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि एंड ऑफ द डे इनका आपस में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है एक दूसरे के ऊपर। आप मुझे बताएं कितने भट्ट आपको मिलेंगे जो कारगिल के अंदर होंगे, और कितने लद्दाखी आपको मिलेंगे जो जम्मू के अंदर होंगे, और कितने गुज्जर आपको मिलेंगे कि जो ले या सियाचिन के अंदर बैठे हुए हैं। जिस कबीले का जो इलाका है वो उस कबीले के अंदर ही
मौजूद है, उसका इन्फ्लुएंस उसी के अंदर मौजूद है। ये एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस इनका एज सच नहीं है, ना कोई इनकी कंबाइंड सोसाइटी है। से सवाल की तरफ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1948 की जंग हो, 1960s की जंग हो, 1970s की जंग हो, 80s के अंदर, 90s के अंदर, हर डेकेड के अंदर आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के लिए अपने से 5 गुना ज़्यादा बड़े मुल्क के साथ जंगें की हैं। यानी इंडिया के साथ हम जंग करते रहे हैं, जिनकी फ़ौज हमसे ज़्यादा है, जिनका रकबा हमसे ज़्यादा है। और हमारी चारों बड़ी जंगें जो इंडिया के साथ हमारी हुई हैं, हमारी किसी कोयटा के ऊपर, लाहौर के ऊपर, सियालकोट के ऊपर, पेशावर के ऊपर उनसे जंगें नहीं हुई। हमारी सारी जंगें उनके साथ जो हुई हैं कश्मीर के इशू के ऊपर हुई हैं। कश्मीर की अगर आज आप पॉपुलेशन देखें तो तकरीबन 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। शायद लोगों को इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं है, जिनमें 80% जो पॉपुलेशन इस 1.5 करोड़ के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ना कारगिल में है, ना लेह में है, ना लद्दाख में है, वो जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू में भी तकरीबन 20-25 लाख, बाकी सारी की सारी पॉपुलेशन आप कह लें कि 90 से 1 करोड़ तक की जो पॉपुलेशन है वो कश्मीर वैली के अंदर है। अनंतनाग, कुपवाड़ा, पूंछ, राजौरी, ये सारे इलाके जो हैं कश्मीर वैली के अंदर आते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी हो, इंडिया की आर्मी चलें हम कहते हैं अगर 10 लाख है तो आप देखें कि 10 कश्मीरी टू 1 सोल्जर है इंडियन। तो क्या ऐसी वजह है कि आपसे इतने सालों में, 75 सालों में जब भी कोई मूवमेंट आती है, फ्रीडम मूवमेंट आती है, 90s में आप देख लें जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये लोग सारे के सारे आपको मतलब नज़र आते हैं। लेकिन उस तरीके से कश्मीर के लोग उस अपराइजिंग को सपोर्ट नहीं करते जो अपराइजिंग उनके अंदर भी हो रही होती है। अगर आप अभी देख लें तो 200 से 250 फ्रीडम फाइटर्स का इंडियन आर्मी कहती है, जिन 200 से 250 लोगों के लिए इन्होंने 10 लाख फ़ौज इकट्ठी की हुई है। आप खुद सोचिए अगर 10,000 से 15,000 फाइटर्स, इंडिजिनस फाइटर्स जो कश्मीरी हैं वो उठें और वो इंडियन आर्मी के साथ लड़ना शुरू करें तो फिर ये इंडियन आर्मी को छुपने की जगह ना मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें सबसे बड़ी वजह तो यही है कि कश्मीरी हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। इनके अंदर डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये आपको सिर्फ ये जम्मू एंड कश्मीर में ये एक लोग नहीं हैं, इनमें गुजरी हैं, इनके अंदर डोगर्स हैं, डोगरा के जो लोग हैं, इनके अंदर गिलगिती हैं, लद्दाखी हैं, बाल्ती भी हैं इनके अंदर, और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर ना डिविजन्स हैं। ये कश्मीर स्टेट को आप इकट्ठा समझते हैं लेकिन इसके अंदर एथनिक डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं। हर कबीला, हर ट्राइब जो है वो अपने उनके अंदर सर्कल्स हैं और सर्कल्स के अंदर भी उनकी डिविजन्स हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसका अल्टीमेटली फ़ायदा होता है इंडिया को। 48 में जितना कश्मीर हमने कब्ज़ा कर लिया था, हमने छुड़ा लिया, जिसके अंदर तकरीबन 40% कश्मीर हमने छुड़ा लिया। ऐसी बात नहीं है कि हमने कम एरिया छुड़ाया है। आज़ाद कश्मीर को आप कंसिडर मत करें, साथ गिलगित बल्तिस्तान को भी आप देखें तो पाकिस्तान ने तकरीबन 39 to 40% एरिया कश्मीर स्टेट का छुड़ा लिया था 48 के अंदर। 60s के अंदर जिब्राल्टर हुआ, ग्रैंड स्लैम हुआ, इस बेस के ऊपर हुआ कि कश्मीरी जो हैं वो रेबेल करेंगे, उठेंगे। उन्होंने हमें इंडिकेशंस दी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जैसे शेख अब्दुल्ला ने 1948 के अंदर किया कि देखें, एक चीज़ को आप देखें कि हरी सिंह डोगरा ने असेंशन की थी इंडियन आर्मी के साथ, नेहरू के साथ। लेकिन नेहरू भी आपको पता है बहुत होशियार था, उसने हरी सिंह डोगरा को एक वैसे ही एक आप कह लें कि डमी पोजीशन दे दी और शेख अब्दुल्ला को कश्मीर प्लेट में डालकर दे दिया। शेख साहब बहुत बड़े फनकार थे। इसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट करता रहा, हुक्मरानी करता रहा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना वैनम निकालता रहा, अपने आप को ज़्यादा इंडिया के साथ लॉयल शो करता रहा। उन्हीं के पेरोल के ऊपर वो था, उन्हीं की वजह से वो बना था। तो उसने काफ़ी ज़्यादा अरसा इसके ऊपर गुजार दिया। उसके बाद आप देख लें कि उसका बेटा फ़ारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, दूसरी साइड के ऊपर अगर आप जाएं महबूबा मुफ्ती, तो ये सारे वो लोग हैं जिनको इंडिया ने किसी न किसी वक्त के अंदर कश्मीर के अंदर CM बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, हुक्मरानी दी और इन्होंने अपने नीचे लोगों को गुमराह किया। फिर एक ऐसी ब्रीड आ गई जो JKLF वाली आ गई, जिनके अंदर यासीन
मलिक साहब और ये डिफरेंट लोग थे जिन्होंने ये कहा कि जी हमें ना इंडिया के साथ रहना है ना पाकिस्तान के साथ रहना है। इंडिया के साथ थोड़ी सी अपराइजिंग इन्होंने अपनी जवानी में की, लेकिन उसके बाद फिर ये इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन के अंदर आ गए। और अब तक जब इंडिया कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन के अंदर ही रहे। ऐसी बात नहीं है, प्रो पाकिस्तानी कश्मीरी भी हैं। सईद अली गिलानी को आप देख लें, वो हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान हमारा है और मैं पाकिस्तानी हूँ। उस नारे के ऊपर उन्होंने पूरी उम्र उन्होंने गुजारी और सारी मुश्किलात और सारी डिफ़िकल्टीज इंडियंस ने उनको इसी बेस के ऊपर दी कि वो ये कहते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ऐसी बात नहीं है कि प्रो पाकिस्तानी कश्मीरी नहीं हैं, लेकिन प्रो इंडियन कश्मीरी भी हैं। इस बात को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो ये जंगें जितनी भी हमारी हुई हैं हमने बेशक कश्मीर के लिए की हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अब जो डिवीज़न उधर बन गई है और जिस मुनासबत से आपने ये सवाल पूछा है आर्टिकल 370 और 35A के पस मंज़र में, तो ये मेरे ख़्याल में जो डिवीज़न बन गई हैं ये इतनी कोई बुरी डिवीज़न्स नहीं है कि लद्दाख, आपको पता है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस वो एरिया है। वो लोगों की शक्लें देख लें, उनके सारी वो चीज़ें देख लें, उनकी ट्राइब्स देख लें। और जब डोगराज ने वहाँ कब्ज़ा भी किया था तो वो जंग के साथ उनका कब्ज़ा हुआ था। डोगराज बेसिकली जम्मू रीजन से इनका ताल्लुक़ है और जैसे मैंने आपको बोला कि ये पुरानी हिंदू डायनेस्टी में से हैं। इनकी कोई एज सच जम्मू रीजन से बाहर इनकी कोई ताकत नहीं थी, फिर भी इन्होंने 100 साल तक कश्मीर के ऊपर हुक्मरानी की। अगर हम रीसेंट हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो दुरानियों को देख लें आप, अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद सिख एम्पायर को आप देख लें, रंजीत सिंह, उसके बाद आप डोगरास को देख लें, उसके बाद आप इंडियन आर्मी को देख लें जो 75 साल से कश्मीर के ऊपर हुक्मरानी कर रही है। इन सारों ने एक दूसरे को हटाकर कश्मीर के ऊपर हुक्मरानी ली है। इसमें किसी भी जगह कश्मीरियों ने इनमें से किसी को भी नहीं हटाया। मैं आपको शेख अब्दुल्ला की मिसाल देता हूँ, वैसे तो बाकी को आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएं, इनके सारे लीडर्स को। शेख अब्दुल्ला ने 1948 के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत की और इंडिया के साथ, नेहरू के साथ मिलके उन्होंने इंडिया का साथ दिया। उसके बाद 50s के अंदर जाके वो नेहरू के अगेंस्ट हो गए, 60s में भी नेहरू के अगेंस्ट हो गए। उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो जाग गई और उन्होंने जब वो इंडिया के अगेंस्ट हुए तो पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए। उसके बाद 70s में दोनों मोहब्बतें ख़त्म हो गई, पाकिस्तान की भी दोबारा से ख़त्म हो गई, इंडिया की भी ख़त्म हो गई और वो JKLF वाला माइंडसेट, इंडिपेंडेंट कश्मीर वाले माइंडसेट से वो आगे चलना शुरू हो गए। उसके बाद जब इंडिया ने उनको दोबारा CM बना दिया तो उनकी फिर इंडिया की मोहब्बत दोबारा वापस आ गई। ये कश्मीरी लीडर्स जो हैं इतने आसान नहीं है जितनी आसानी से आपने ये सवाल को कंपाइल कर लिया है। द ओनली थिंग सर्टन इन दैम इज दैट दे विल नेवर फाइट फॉर देयर नेशन, दे विल नेवर फाइट फॉर देयर फ्रीडम। कश्मीरी लीडरों की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ अपने मतलब के हैं और अपने फ़ायदे के हैं और इनका फ़ायदा हालात के साथ बदलता रहता है। और इस चीज़ को क्लियर रखें कि इनकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है। पॉपुलेशन मैंने आपको कश्मीर की बताई है, देखें इनको कितने वोट पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनकी फॉलोइंग नहीं है, कश्मीरी इनको फॉलो नहीं करते, इनकी फॉलोइंग है। जो ये कहते हैं वो करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये 2-3 अभी आपको कश्मीरी लीडर्स या पार्टीज़ नज़र आती हैं जो इनको फॉलो नहीं करते, प्रो पाकिस्तानी हैं या आप कह लो कि बिल्कुल प्रो इंडियंस हैं। ऐसी बात नहीं है, इसीलिए इंडिया ने वहाँ 10 लाख फ़ौज रखी हुई है। आप 4 जंगें पाकिस्तान की करवा चुके हैं कश्मीर के ऊपर, अब आप 5वीं भी करवाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, हम रेडी हैं करने के लिए। लेकिन इस बार वो जंग जो है पाकिस्तान के लिए होगी, कश्मीर के लिए नहीं होगी। पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कैप्चर करेगा 6ठा सूबा बनाने के लिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कैप्चर करे और जम्मू कश्मीर वाले लोग बोलें कि जी हमें आप आज़ाद रियासत बना दें, तो भाई आज़ाद रियासत आप ख़ुद बनवा लो। हमारे आप नौजवान, हमारे फ़ौजियों को शहीद मत करवाओ। कश्मीर अब बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आती, ना होनी चाहिए। फिर आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि ये सही हो। और इन दी एंड वही चीज़ कि ये डिवीज़न्स और ये लद्दाख अलहदा हो जाना, मैं तो कहता हूँ कारगिल को भी अलहदा करें।
लद्दाख और कारगिल दोनों इकट्ठे नहीं हैं। कारगिल का रीजन जो है हमारे सकरदू के साथ मिलता है, लद्दाख वहाँ सियाचिन चाइना वाली साइड, अक्सिन चाइना वाली साइड से मिलता है। तो इसलिए कारगिल को भी लद्दाख से अलहदा होना चाहिए और ये डिवीज़न जम्मू को अलहदा होना चाहिए, कश्मीर वैली को अलहदा होना चाहिए। ये जो हमारे राजौरी वाली साइड है, पूंछ वाली साइड है, ये मुजफ्फराबाद है शुरू से, इसको मुजफ्फराबाद से मर्ज होना चाहिए। तो ये डिवीज़न अगर उन्होंने कर ली हैं, जिनमें अभी भी थोड़ी सी गलतियां हैं, तो इसमें भी कोई इतनी को बड़ी बात नहीं है। अब दोबारा से आप मुझे बोलो कि वो जो कश्मीर स्टेट था उसको दोबारा से कंबाइन करना है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है भाई। वी नीड टू गेट ओवर दिस। जो लोग ये समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल है, उन लोगों को जितनी जल्द इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि ये मुमकिन नहीं है, उतना ही बेहतर है। मेरे नज़दीक कारगिल और लद्दाख जो है वो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है ही नहीं, उसको टोटली अलहदा होना चाहिए और हमारी स्ट्रैटेजी भी उसके लिए टोटली अलहदा ही होनी चाहिए। कारगिल वॉर की जो स्ट्रैटेजी थी वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है उसके लिए। जम्मू और कश्मीर की स्ट्रैटेजी अलहदा होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ आपके आखिरी क्वेश्चन की तरफ कि इसका मिलिट्री पॉलिटिकली हम क्या कर सकते हैं। जी, अब मैं आता हूँ आपके तीसरे सवाल की तरफ कि पॉलिटिकली हम क्या कर सकते हैं और मिलिटरली हम क्या इसके ऊपर कर सकते हैं। पहले तो हमने ये देखना कि जो 1.5 करोड़ कश्मीरी, लद्दाखी, कारगिली और ये लोग जो उधर ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, ये क्या चाहते हैं। पहले इनको डिसाइड करना है व्हाट दे वांट। मसला आज़ाद कश्मीर का तो है ही नहीं, क्योंकि अगर आप आज़ाद कश्मीर को देखें कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ जब हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया, जंग लड़ के आज़ाद करवाया, पाकिस्तान ने वहाँ हरी सिंह डोगरा की फोर्सेस के ऊपर हमला करके आज़ाद कश्मीर को छुड़ाया और गिलगित और बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के साथ गिलगित और बल्तिस्तान को छुड़ाया जंग लड़ के। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के अंदर किसी जगह के ऊपर, किसी कोने के अंदर छुपा हुआ भी कोना है तो उसके अंदर भी आज़ाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन ने उस वक्त इस चीज़ को तस्लीम किया कि क्योंकि मेजॉरिटी मुसलमान है और वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, तो जो एरिया पाकिस्तानी फ़ौज ने, ट्राइबल्स ने, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जंग लड़कर डोगराओं को मारकर वो जो एरिया छुड़ाया वो पाकिस्तान है। किसी जगह के ऊपर इन्होंने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन 48 के अंदर मेंशन नहीं है कि ये जो एरिया जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कैप्चर कर लिया है, जो आज़ाद कश्मीर के गयूर लोगों ने कैप्चर कर लिया है, ये पाकिस्तान नहीं है। पूरी की पूरी रेजोल्यूशन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से रिलेटेड है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कोई उसके अंदर जिक्र नहीं है। अगर इंडियन फ़ौज इतनी बहादुर थी तो इसने क्यों यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन वहाँ जाके इसने अप्लाई किया और वहाँ रोए पिटे कि हमें बचाएं। ये तो उनको बोलते कि हमारा एरिया जो इन्होंने कैप्चर कर लिया हमें वो एरिया दिलवाएं। इन्होंने कहा कि भाई हमें बचाओ, ये तो पूरे का पूरा कश्मीर ले जाएंगे, जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं हमें एटलीस्ट इस जगह पे तो बचा लो। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने सीज़ फायर लाइन ड्रॉ की। सीज़ फायर लाइन का मतलब ये होता है कि जो गया तो गया, वो तो पाकिस्तान बन गया। अब जो इधर है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, बेटा इसके अंदर आपको प्लेबिसाइट करवाना पड़ेगा, जिस पे इंडियंस ने एग्री किया। आपको कम से कम फ़ौज रखनी पड़ेगी, बस प्लेबिसाइट कराएं इन लोगों को, इनको देखें इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलना है या आपके साथ मिलना है, और उसके बाद फैसला होगा। ये फैसला इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। यूनाइटेड नेशन के पास कोई पाकिस्तान तो नहीं गया था, ये तो नेहरू रोते हुए गया था, जिसकी उसको आज भी गालियां पड़ती हैं कि हमें बचाएं। क्यों नेहरू ने ये नहीं बोला कि जी हमारी फ़ौज श्रीनगर लैंड कर गई, हम खुद ट्राइबल से लड़ लेंगे, हम खुद पाकिस्तान आर्मी से लड़ लेंगे, आपका बीच में कोई लेना देना नहीं है। नेहरू ने तो वहाँ फ़ौज उतारने से पहले पहले यूनाइटेड नेशन में जाके रिक्वेस्ट की कि यार हमें बचाओ, और डरते डरते फिर वहाँ फ़ौज लेके आया। क्यों? अगर इतने बहादुर इंडियन आर्मी के लोग थे तो इन्होंने क्यों यूनाइटेड नेशन को बोला? ये कहते जी हम खुद आके लड़ेंगे और हम खुद हरी सिंह डोगरा जो हमारे साथ असेंशन कर चुका है उसको बचाएंगे। ये इनकी हकीकत है। डर के मारे जान इनकी निकली हुई थी, मिन्नतें यूनाइटेड नेशन की ये कर रहे थे, रेजोल्यूशन वहाँ ये लेके गए, और सबसे पहली क्लॉज क्या रखी? पढ़ें रेजोल्यूशन 48 को। सबसे पहली क्लॉज ये रखी कि पाकिस्तान आर्मी यहाँ से
श्रीनगर वाली साइड से इंडियन ऑक्यूपाइड वाले कश्मीर जो आज है यहाँ से विड्रॉ करेगी और सीज़ फायर लाइन के पीछे चली जाएगी। तो जब सीज़ फायर लाइन के पीछे चली गई तो वो कंसिडर हो गया, वो तो है ही पाकिस्तान। ये पाकिस्तान वालों की मेहरबानी है कि इन्होंने AJK का वो स्टेटस लगा, वरना यूनाइटेड नेशन के नज़दीक इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एरिया पाकिस्तान है, डायरेक्टली पाकिस्तान इसको पाकिस्तान कंसिडर कर सकता था। ये सारी मैं बातें अपने पास से नहीं कर रहा, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से कर रहा हूँ, जिसको हर बंदा रेफ़र करता है कि जी यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। तो भाई जो आप रेफ़र करते हो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए, तो कुछ पढ़ भी लो उसको कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। द UN रेजोल्यूशन only talks about Indian occupied Kashmir as being the disputed area between Pakistan and India. And the people of Indian occupied Kashmir, ये जो 1.5 करोड़ बंदे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हैं, जो पॉपुलेशन तब इनकी कम थी, ये प्लेबिसाइट में डिसाइड करेंगे कि इन्होंने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तीसरी कोई ऑप्शन उसके अंदर नहीं थी, ना उस वक्त किसी के जहन के अंदर ये तीसरी ऑप्शन थी जो आज आपको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर JKLF वाले कहते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाना है। अच्छा, उनकी देखा देखी जो आज़ाद कश्मीर में लोग बैठे हैं वो भी कहते हैं जी हमने इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाना है। आपने किस इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाना है? क्या आपने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले लोगों से पूछा है कि वो आपके साथ मिलना चाहते हैं और आपके नीचे आना चाहते हैं? ये मैं AJK वालों को बोल रहा हूँ, JKLF वालों को। क्या आपने गिलगित बल्तिस्तान वाले लोगों से पूछा है कि भाई आप हमारे साथ आना चाहते हो? ज़बरदस्ती आप इंग्लैंड के अंदर बैठ के ब्रिटिश नेशनैलिटीज़ लेके आप इधर ये चाहते हो कि जो दूसरा पासपोर्ट आपके पास हो वो पाकिस्तान का ना हो, वो इंडिया का ना हो, वो कश्मीर का हो। तो ये आपकी अपनी ख्वाहिश है, इसकी कोई ना तो लॉजिक है ना इसका कोई हिस्टोरिक ग्राउंड है। जब आप लोगों के साथ गलत बयानी करते हैं और कहते हैं यूनाइटेड नेशन और जब आगे से आपको पकड़ा जाता है कि भाई यूनाइटेड नेशन में तो कोई इंडिपेंडेंट लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर आप कहते हो एथिकली ऐसे होना चाहिए। क्यों एथिकली ऐसे होना चाहिए मुझे ये बताएं। जो रियासतें पाकिस्तान के साथ जिन्होंने प्रॉपर असीड किया, बहावलपुर, कलात, सवाद, उनका क्या कसूर है भाई? मुझे ये बताएं कि अभी फाटा मर्ज हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इतने साल 70-75 साल वो फाटा जो है एक फेडरल एरिया रहा है, उनका क्या कसूर है? अजीब बातें आप करते हैं कि जी आपके स्टेटस को चेंज करके। अच्छा, और दूसरी ख्वाहिश आपकी ये है कि आपको पूरा कश्मीर दे दिया जाए, लद्दाख भी दे दिया जाए, गिलगित बल्तिस्तान भी दे दिया जाए, क्योंकि फ़लाँ ज़माने के अंदर कश्मीर स्टेट था। तो फ़लाँ ज़माने के अंदर जब कश्मीर स्टेट था तो तब भी आप उसके ऊपर हुकूमत नहीं कर रहे थे, तब भी बाहर के लोग आपके ऊपर कर रहे थे। डोगरा कर रहे थे, उनसे पहले दुरानी कर रहे थे, उनसे पहले शामीर कर रहे थे, रंजीत सिंह दरमियान में आ गया। आप ज़बरदस्ती आपने सारे पूरे के पूरे जो कश्मीर है उसके आप वारिस बन गए। जाके पहले उन लोगों से पूछ तो लें जो बाकी इधर के लोग हैं। और भाई JKLF जो जहाँ से ओरिजिनेट किया है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यासीन मलिक साहब, ज़रा इनसे भी पूछ लें। ये भी इनकी सारी की सारी मूवमेंट इंडिपेंडेंट कश्मीर की इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए है, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं है। इंडिपेंडेंट कश्मीर वाले जो हैं, जो JKLF वाले हैं, ये सारे के सारे ब्रीड हैं 1980s के बाद की, यानी 40 साल के बाद इस डिस्प्यूट के चंद कश्मीरियों को ये लगा कि जी हमें तो इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाना चाहिए, वरना ये किसी रेजोल्यूशन के अंदर, किसी जगह के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर ये इंडिपेंडेंट कश्मीर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके मज़ीद चंद साल गुजर गए तो आप सोचे कि पाकिस्तान के अंदर JKLF आ गई कि जी प्लेबिसाइट होना चाहिए। और भाई कौन सा प्लेबिसाइट? तुम मुझे ये बताओ कि एक कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर का एरिया आपका है, आप किसी भी जगह गिलगित के अंदर जाएं, आप बल्तिस्तान के अंदर जाएं, आप हुंजा के अंदर जाएं और वहाँ जाके आप ज़रा किसी भी को बंदे को रोक लें रोड के ऊपर, गिलगित के बंदे को, हुंजा के लोगों को, और उनसे जाके आप ये पूछें कि आप कश्मीरी हैं कि गिलगिती हैं, तो वो आपको बोलेंगे भाई आपका दिमाग ख़राब है, हम आपको कश्मीरी लगते हैं, हम गिलगिती हैं। एंड द सेम गोज़ फॉर लद्दाख एंड कारगिल। इवन कारगिल वाले लोगों से जाके आप कहेंगे आप लद्दाखी हैं, वो कहेंगे ओ भाई मैं लद्दाखी नहीं हूँ, मैं कारगिली हूँ। मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने से पहले ये सारी बातें इसलिए बताई हैं क्योंकि जब मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है तो उसके बाद आपने मेरे से ये क्वेश्चन करने थे जिनको मैंने पहले आंसर कर दिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि पॉलिटिकली क्या हल है। पॉलिटिकली कोई हल नहीं है।
मेरे नज़दीक पॉलिटिकली इमीडिएटली गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा, सीएम उधर हमारे मौजूद हैं, जिस भी पार्टी के आए अहलन व सहलन। उसके बाद एजेके को 6ठा सूबा बनाना चाहिए और एजेके की बाउंड्री हमें खोल देनी चाहिए, यानी एजेके इंक्लूड्स द इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अब मैं आपको इधर ये बताता हूँ कि मैंने क्यों आपको शुरू में ये बोला कि आर्टिकल 370A को जो अबॉर्ट किया उन्होंने 35A को, ठीक है ये उनकी कमिटमेंट थी कि वो स्पेशल स्टेटस देते हैं, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं जितना आप इसको कंसिडर कर रहे हैं। जो उन्होंने वहाँ इलेक्शन नहीं करवाए जो वो इस साल करवाने का कह रहे हैं, दैट वाज अ मेजर इशू कि आप बाहर के बंदों को, गवर्नर आपने ला के दोनों लद्दाख के अंदर और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं वो बाहर से आप ला के आपने लगा दिया और लोगों को 4 साल से तकरीबन आप उन गवर्नर्स के थ्रू रूल कर रहे हैं। ये एक इशू है। दूसरी चीज़ ये कि जो लद्दाख को उन्होंने सेपरेट किया है, मेरे ख्याल में इट इज़ अ गुड थिंग। लद्दाख को और कारगिल को फर्दर सेपरेट कर देना चाहिए। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सिंपल है कि मुजफ्फराबाद में पूंछ, उड़ी और राजौरी, ये पहले भी मुजफ्फराबाद के नीचे ही आते थे, इनको वापस मुजफ्फराबाद के अंदर मर्ज किया जाए। शोपियान, बदगाम, अनंतनाग ये आए तो वैली ऑफ कश्मीर के नीचे ही, लेकिन इसके लिए एक अलहदा यूनियन बनाई जाए। जम्मू को वैली ऑफ कश्मीर से अलहदा करके आप नीचे, क्योंकि जम्मू तो है ही पंजाब बेसिकली, तो ये सियालकोट और खारियां के अंदर इसको ऐड किया जाए और पंजाब कंसिडर किया जाए। पॉलिटिकल मैप के अंदर जम्मू अलहदा हो गया, एजेके, उरी, पूंछ और अनंतनाग, बडगाम वगैरह ये 3 डिवीजन्स के अंदर ये एक अलहदा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही अलहदा है। कारगिल के एरिया को अलहदा किया जाए, दरास और कारगिल को अलहदा से रखा जाए और लद्दाख सियाचिन तक कराकोरम पास से चाइना के साथ इसको मिलाया जाए और ये लद्दाख और सियाचिन का जो इलाका है ये पाकिस्तान का एक अलहदा सूबा हो। अगर आप गुड गवर्नेंस चाहते हैं, प्रॉपर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। वरना ये आप देखेंगे ऐसे ही है कि आप सिंध को पंजाब के साथ मिला दें और बोलें कि ये एक सूबा है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अखंड कश्मीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अखंड कश्मीर का कॉन्सेप्ट डोगरास ने अपने टाइम के ऊपर जंगे लड़ के लद्दाख में ये बनाया था। कश्मीरियों ने कोई कभी अखंड कश्मीर नहीं देखा। ये था मेरा ओपिनियन। पॉलिटिकली क्या कर सकते हैं। अब आते हैं मिलिटरीली। सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के ऊपर इंडिपेंडेंट कश्मीर या कश्मीर की आज़ादी, जिसको वो कहते हैं कि कश्मीर, अब कश्मीर एक इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनेगा, सॉवरेन कंट्री बनेगा। कोई जंग पाकिस्तान को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जंगें होंगी भाई, मेहरबानी फरमाएं कश्मीरी। 1.5 करोड़ कश्मीरी वहाँ मौजूद है, जिसमें 1 करोड़ वैली ऑफ कश्मीर के अंदर मौजूद है। आराम से ये जंग वो इंडिया के साथ लड़ सकता है अगर उसको इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको अब बताता हूँ। जी देखें, जैसे फ़लस्तीनी हैं, फ़लस्तीनी जो वेस्ट बैंक में भी हैं और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीनी गाज़ा स्ट्रिप के अंदर भी हैं, आप देखें उनको चारों तरफ से इसराइल ने उनके लिए लैंड लॉक, सी लॉक, एयर लॉक, हर तरह से उनके लॉक ही लॉक लगाए हुए हैं। लेकिन फिर भी वो लोग, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपस में अपने साथ गद्दारी नहीं करते, जो कि कश्मीरियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। एक अगर बंदा उठता है तो उसकी मुखबरी करने के लिए इंडियन के पास 10 बंदे पहले पहुंच जाते हैं। ये चीज़ जो है उनके अंदर फ़लस्तीनियों में नहीं है। और दूसरी ये कि वो फिर असले को अरेंज करते हैं, फ़ंड्स को अरेंज करते हैं। वो हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाते कि भाई ऐसी पया थे जो हमें, जिसने हमारी मदद करनी है कर लो, और फिर जब वो को मदद करने आता है तो फिर वो उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते। ये एक बैकलॉग है हिस्ट्री का। आप आराम से इसके अंदर स्टडी करें और देखें कि 48, 65, 71, 99 हर बार पाकिस्तान जो है वो अंदर जाता है और ये थोड़ी सी भी अपराइजिंग इनकी उधर से नहीं होती। कारगिल वॉर में आप देख लें कि कारगिल के अंदर 90 दिन तक खूनख्वार जंग चलती रही। कौन से कश्मीर के अंदर, कौन से श्रीनगर के अंदर, कौन से अनंतनाग के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट ही हो गया पाकिस्तान के हक के अंदर। आप मुझे कह रहे हैं मैं बंदे पे बंदा मरवाई जाऊं, मैं अपनी सारी रिसोर्सेज करी जाऊं और उधर वो बंदे जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बेहतर यही है कि कश्मीरियों ने ये जंग लड़नी है और कश्मीरियों ने ये सारे फंड्स अरेंज करने हैं। इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हैं सारे आराम से, ऑल ऑफ देम दे आर वेल ऑफ। वहाँ क्यों नहीं ये फंड करते, आराम से फंड करें। इंग्लैंड के अंदर डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया के ऊपर प्रेशर डलवाएं, उनसे बोलें कि जी आप ब्रिटिश कॉलोनी रहा है इंडिया, आपको इसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालें, हमारे ह्यूमन राइट्स को सेफ गार्ड करें, जंग लड़ें, रेस एमिनिशन रेस करें, वेपन्स रेस करें,
सारी जगहों का उनको पता है, मतलब आप अंदर बैठे हुए हो, ट्रेन से आप वाकिफ़ हो, एक दूसरे को आप छुपा सकते हो, टनल्स बना सकते हो फ़लस्तीनियों के लिए। कोई बंदा बाहर से आके किस तरीके से ये कर सकता है अगर आप भी उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सबसे बेहतर तो ये है, बेहतरीन है बल्कि, कि कश्मीरी ये जंग लड़ें, और मेरे ख्याल में कि 2-3 महीने के अंदर अंदर इंडिया को वहाँ से पुल आउट होना पड़ेगा। हाँ, अगर इसके अंदर अब वो जो एक माइनॉरिटी है कश्मीर के अंदर जो अपने आप को पाकिस्तानी कंसिडर करती है, जो कहती है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो हम लड़ेंगे सर उनके लिए, क्यों नहीं लड़ेंगे, हम लड़ते ही आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन मसला ये चीज़ है कि वो माइनॉरिटी है, दिस इज़ द इशू। इसीलिए अगर करंट सिचुएशन को देख के, हम एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को देख के अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले चाइना को लद्दाख के ऊपर हमला कर देना चाहिए और इंडिया को वहाँ से निकाले, और ये तिब्बत का जो चैनल है इसको क्लियर ऑफ करे। पाकिस्तान शुड सपोर्ट चाइना एंड चाइना शुड इफेक्टिवली एंड इमीडिएटली कैप्चर लद्दाख, पूरे का पूरा लद्दाख कैप्चर कर ले। इंडियन आर्मी के बाप में इतनी भी जुर्रत नहीं है, अगर पाकिस्तान, मैं कहता हूँ चाइना को भी छोड़ें, अगर पाकिस्तान इस रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ता है कि हमने लद्दाख को कैप्चर करना है, तो इंडियन आर्मी के अंदर और इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के अंदर इतनी भी जरूरत नहीं है कि वो 3 दिन का भी स्टैंड ऑफ दे ही नहीं सकते। किधर से लाएंगे आर्मी और किधर उसको ला के पोजीशन करेंगे। अगर इंडियन आर्मी कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लड़ सकती होती है LOC के ऊपर, तो फिर ये लाहौर का सियालकोट का महाज क्यों खोलते, क्यों ये इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर शिफ्ट होते हैं इमीडिएटली प्रेशर क्रिएट करने के लिए। लेकिन इस बार बेटा तुम सियालकोट की तरफ तो तुमने आना तो दूर की बात है, उससे पहले हम जम्मू के अंदर मौजूद होंगे। तो लद्दाख के ऊपर चाइना अटैक करे, कारगिल वैसे ही उसके, आपको पता है हमारी एक मोहब्बत सी क्रिएट हो गई है, टाइगर हिल, तोलालिंग, कैप्टन शेर खान, लालक जान, द गोस्ट ऑफ कारगिल, तो वो तो हम इनको छोड़ नहीं सकते। अब रही बात यह कि वो जो 10 लाख फौज कश्मीर वैली के अंदर होगी, एक नेचुरल बॉर्डर पीर पंजल मौजूद है, हाजी पीर वैसे ही हमारे पास है, तो जो नॉर्दर्न कश्मीर के अंदर फौज है 10 लाख, वो मूव ही नहीं कर सकती। सर्दियाँ आएंगी तो वो वैसे ही बर्फ़ में सारे मर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल दिनों के अंदर भी सर्दियों के अंदर नॉर्थ कश्मीर पूरा का पूरा जम्मू के अंदर शिफ्ट हो जाता है। देखें अगर इंडिया फिर जंग करता है तो फिर इसको फिर हर जगह से मार पड़नी है। नेपाल भी अपने पूरे एरिया वापस ले, बांग्लादेश इनका सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंद करेगा, चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर अरुणाचल प्रदेश जाएगा, नागालैंड जाएगा। अब वो जंग नहीं है कि आप पहले 65 वॉर समझ रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान है और 65 की जंग में बांग्लादेश हिस्सा ही नहीं लेता, कोई जंग ही नहीं हुई उस बॉर्डर पे। अब ऐसे नहीं होगा। अगर जुर्रत और बहादुरी और दलेरी से चलें हमारे लीडर्स, तो इंडिया की 10 लाख फौज कश्मीर में ही मौजूद होगी और पूरा इंडिया टूट चुका होगा। इफ आवर लीडर्स प्रोसीड विद ऑनर, वैलर एंड ब्रेवरी, India will collapse under its own weight. It will drown in a glass. And the 1 million Indian army right now in Kashmir will be landlocked. The war will be over and they will have no way to go. There will be a crisis for 1 million people for their nationality. Are they Nepali, Bengali, Pakistani, Kashmiri? What are they? Hyderabadi? Because Indian nationality will totally collapse. And the states, the sovereign states of Bihar, the state of Bengal, the state of Hyderabad, Kerala, Arunachal Pradesh, they will raise as sovereign countries. जंग खत्म हो जाएगी और वो 1 मिलियन जो इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर फंसी हुई है वो वहीं की वहीं रह जाएगी स्टक होके। उसके बाद उनके लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस जन्म लेंगी कि वो बिहारी हैं, हैदराबादी हैं, केरला के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। देखें फिर उनके रेलेवेंट स्टेट्स जहाँ से वो आए थे इंडियन आर्मी के अंदर, कहाँ से उनको माफ़ी मिलती है, क्योंकि इंडियन नेशनैलिटी तो ख़त्म हो जाएगी। फिर मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है और कोई शक नहीं है कि इंडिया को ये सारी बातें पता है और उसको कोई शौक़ नहीं है जंग करने का। लेकिन अगर उसके हुक्मरान पागलपन के अंदर, इलेक्शन जीतने के अंदर इस बार कोई भी अटैम्प्ट करते हैं, तो ये सब कुछ होगा जो मैंने आपको बताया है। आई होप आबिद मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का टॉप टू डाउन सबको आंसर कर दिया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान आर्मी के लिए दुआ किया करें। ये पाकिस्तान आर्मी ही है जिसने दुनिया में सारी कंट्रीज़ को होल्ड किया हुआ है। कहीं मसला पड़ता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले अगर कोई उनको याद आता है कि हमें बचाएगा तो वो पाकिस्तान आर्मी है। और अगर किसी मुल्क ने या इंडिविजुअल ने पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन समझना है तो फिर वो ये चीज़ जान ले कि अब दुश्मनी हम प्रॉपर तरीके से निभाएंगे।
फिर रोना पीटना ना, फिर यूनाइटेड नेशन ना भागना, खत्तो खिताबत ना करना, वेलकम एंड स्टैंड एंड फाइट।